सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और एक और बड़ी जमात ने अब इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कल हमने देखा पिछली हुकूमत में शामिल तमाम जमातें एक साथ मौजूद थीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मिलकर साथ चलने की बात की, लेकिन वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा और PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। आज वो मंजर-ए-आम पर आए और तकरीबन दो रोज़ के उनके गुफ्तो शनीद और मुशावरत के बाद उनकी मरकज़ी मजलिस आमला में ये तय पाया कि इस इलेक्शन के नताइज को यकसर मुस्तरद करते हैं। और साथ ही उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को ये ऑफर की कि आएँ हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने आज गुफ्तगू करते हुए? तो बड़ा वाज़ेह मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि मियाँ नवाज शरीफ आएँ और हमारे साथ अपोजिशन में बैठें और हम इन नताइज को यकसर मुस्तरद करते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मियाँ साहब और नून लीग अपोजिशन में बैठने के मूड में है, चूँकि हुकूमत साजी के लिए बहुत तेज़ी के साथ मामलात आगे चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी सपोर्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ा पार्शली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और जो इससे पहले जो कैंपेन रही पीपल्स पार्टी की, उसमें बड़ी तनकीद की गई मियाँ नवाज शरीफ पर और उनकी वापसी पर। और मियाँ साहब की खुद वापसी के बाद ऐसा लग रहा था कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा वोट्स नहीं मिले। उनकी जमात सबसे बड़ी जमात बनकर सामने नहीं आ सकी। अब इसकी कई वजूहात हैं और इसकी ये भी वजूहात हैं कि शायद उन्होंने टिकट्स की तकसीम के मामले में मेरिट को मद्देनज़र नहीं रखा। बहुत सारे ऐसे नाराज़ रहनुमा थे जिन्होंने बाद में उन पर तनकीद भी की है और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन भी लड़ा और उन नताइज को भी उन चैलेंज करने की बात की और उनको भी उन्होंने यकसर मुस्तरद किया है। कल प्रोग्राम में हमारे साथ दानियाल अजीज़ साहब मौजूद थे। किस तरह से वो ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे और क्या क्या इल्ज़ामात उन्होंने नून लीग की लीडरशिप पर लगाए, ये भी मुलाजा कीजिए। मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट रात को जाके तीसरे नंबर पे आ गया था वाज़ेह तौर पर। पता नहीं 6-7 हज़ार थे उसके, 14 हज़ार थे अपना PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के, और मेरे पास थे 27,900 इस तक कुछ, और फिर मेरे 42,000 तक गए, जबकि ये सिर्फ 10,000 और 15,000 पे ही थे। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे पकड़ा इसलिए गया कि मेरी बीवी को अरेस्ट किया, मेरे बेटे को अरेस्ट किया, और वहाँ से जो प्रिजाइडिंग से ये फॉर्म 45 पे साइन कर दिया है जो हमें दिया ही नहीं है, और जो अलहदा बनाए जाली, वो सारी चीजें बाहर आएंगी। लेकिन वाज़ेह तौर पर एहसन इकबाल साहब इसमें शामिल थे। आपको आला-कार के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं या वो खुद इसमें, जाहिर बात है हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि वो खुद थे। लीडरशिप से कोई गिला है आपको मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मरियम साहब से, शहबाज साहब से? जाहिर बात है जी, ये सारा कुछ उन्होंने, तो ये सारी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं। उन्होंने कोई किसी किस्म का जो मेरे माजी के जो सारी कुर्बानियां हैं, जो कुछ मैंने किया है, उसका कोई लिहाज नहीं किया, बल्कि किस्म का आप समझ लें कि पार्ट एंड पार्सल थे सारी चीज़ का। तो अब दानियाल अजीज़ साहब के इन इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है और क्या साबित हो पाता है, क्या साबित नहीं हो पाता, आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान भी कर दिया कि वो आइंदा वज़ीर आज़म बनने नहीं जा रहे। अगले इंतखाबात के बाद अब जो इस वक्त हुकूमत साजी हो रही है, उसके लिए शहबाज शरीफ को उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नामज़द किया है और मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने नामज़द किया है वज़ारत आला के लिए पंजाब की। अब इस फैसले की क्या वजूहात हैं, क्यों वो खुद पीछे हो गए, और फिर जो इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर क्यों सामने नहीं आ सकी, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि आपको मैं मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा कहूँ या सीनियर सियासतदान कहूँ, फिर हम जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरा ख्याल है आपका सेनेटर जावेद अब्बासी जो आपने कहा है वो काफी है। अच्छा, वो काफी है। चलें अब ये जनाब, तो अब भाई साहब, ये जब वापसी हुई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को, तो हमने ये सुना था और सब हमें बता भी रहे थे मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आए। जो कैंपेन थी मुस्लिम लीग नून की, उसका नारा था पाकिस्तान को नवाज दो। तो अब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फिर पाकिस्तान को शहबाज क्यों दे दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। एक तो यह है कि जी मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़ाती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंतखाब के नतीजे में सबसे ज़्यादा जो वोट मिली है वो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब की जमात को मिली है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान के लोगों का फैसला था, यही जमहूरी अमल है, इस पर हम सारे बिलीव करते हैं। यही हम दिन रात कहते हैं कि जमहूरी अमल होना चाहिए, मुल्क में इंतखाब होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इंतखाब करना चाहिए, और उसके बाद जो नतीजा निकले, जो पाकिस्तान की आवाम चाहे जिसको कि उसका इंतखाब करे, वो मैंडेट मानना चाहिए। तो मेरी नजर में पाकिस्तान की आवाम ने जो फैसला किया वो सबको मानना चाहिए। बस ठीक है, हर एक ने अपनी अपनी कंपेन की है, अपना अपना प्रोग्राम लेके आए, लेकिन फैसला बहरहाल पाकिस्तान के लोगों ने करना था। और अगर उन्होंने किसी एक PTI के हक में कर दिया है, किसी और जमात को दे दिया उन्होंने मैंडेट,
पंजाब में मुस्लिम लीग को दे दिया, सिंध में उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी को दे दिया है, बाकी जमातों को दे दिया, तो उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए पाकिस्तान के अवाम का, ताकि ये जमहूरी अमल आगे चल सके। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की अवाम फैसला करते हैं वो बेहतरीन फैसला होता है, यही जमहूरियत है, यही हमें सिखाया गया था, और इसको आप किसी और सूरत में आगे नहीं लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सके। ठीक है। और जावेद साहब, जो आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग नून का जो एक पुराना नारा था, वोट को इज्जत दो, जो इस इलेक्शन कैंपेन में हमें नजर नहीं आया, इसका मतलब भी तो यही था कि जो भी अवामी मैंडेट है उसको इज्जत देनी चाहिए। तो अब खुद नून लीग, खुद मियां नवाज शरीफ साहब, खुद मरियम नवाज साहिबा, ये इस नारे से क्यों पीछे हट गए हैं कि अब हुकूमत बनाना ही सिर्फ एक मकसद था और कोई मकसद नहीं था इलेक्शन का? हाँ, मेरा ख्याल है ये बात जो आपने बड़ा प्रेजेंट क्वेश्चन पूछा है, ये लोग पूछते हैं, बिल्कुल हुकूमत बनाना मैं समझता हूँ ये नारा ही नहीं होना चाहिए और यही मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद जो होना चाहिए कि मैंडेट किसको मिला है, किसको इस वक्त मैंडेट है, सबसे ज्यादा मैंडेट किसके पास है, और जिस जमात को भी सबसे ज्यादा मैंडेट मिले उसका पहला राइट है कि वो हुकूमत बनाए और हुकूमत करे। वरना आपने पिछले 16 महीने में देख लिया था कि हमने पीडीएम की हुकूमत की थी, सबने मिलकर हुकूमत की थी, कोई बहुत बड़ा नतीजा नहीं लिख सका, कोई महंगाई में काबू नहीं कर सके, कोई और बहुत बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी। तो अगर ऐसा तरीका भी अपनाया जाएगा तो इसके कोई बहुत अच्छे नतीजे मेरे ख्याल में नहीं निकलेंगे। बेहतर यही है कि सबको बैठकर देखना चाहिए कि किसका मैंडेट है और जिसका मैंडेट है उसको हक है कि वो हुकूमत करे। और जावेद साहब, इसका मतलब कि मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह नताइज को मुस्तरद किया और ऑफर की मियां नवाज शरीफ को कि आएँ और अपोजिशन में हमारे साथ बैठें, तो आप फिर उनकी बात तो लॉजिकली आप सही कहेंगे, मौलाना साहब के स्टांस को आप सपोर्ट करते हैं, तो अब मियां नवाज शरीफ का जवाब क्या होना चाहिए मौलाना साहब को? देखिए, इस वक्त तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर तो ये सारी बाकी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो ये उनका राइट है, ये उनका हक है। जो पार्लियामान की जमातें हैं वो सारी मिलकर कोई भी हुकूमत अगर बनाएंगी तो ये उनका राइट तो जरूर हो सकता है, लेकिन अच्छा सिर्फ यही लगेगा और जो होना भी यही चाहिए और जमहूरी अमल भी यही है कि जो सबसे ज्यादा पार्लियामान में जमात सीटें लें पहला राइट उसका होना चाहिए, पहला उसको ऑफर होना चाहिए। अगर वो ना बना सके फिर दूसरी जमातों को हक है कि अगर वो हुकूमत बनाना चाहती है तो साथ शामिल रहे। लेकिन जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैं समझता हूँ कि स्टैंड लिया है, ये इंतहाई जमहूरी स्टैंड है, ये अच्छा स्टैंड है, इसी तरह का ही स्टैंड होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उनका ज़हन में ये था कि मैंडेट जिस जमात को ज्यादा मिला है उसका ज्यादा राइट है और उसको हक है। पीपल्स पार्टी ने भी शायद ये कह दिया है कि वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे, इस इक़्तिदार में वजारतें नहीं लेंगे। तो अगर वो भी नहीं लेंगे तो फिर जो भी सेटअप बनाने जा रहे हैं वो कमजोर सेटअप बनेगा, वो डिलीवर मुश्किल है उसको डिलीवर करना, उसके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। तो मेरा ख्याल है हम मुस्लिम लीग नून को भी देखना चाहिए, रिकंसीडर करना चाहिए। मौलाना साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें भी देखना चाहिए कि क्या हुकूमत वायबल होगा इस वक्त, ये फैसला ठीक है हुकूमत में जाना, क्या इससे बेहतरी आ सकती है? यही ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह पहले पीडीएम ने हुकूमत करके बहुत बड़ा नुकसान अपना किया, कहीं और नुकसान न कर बैठे। और जावेद साहब, ये जो इस वक्त आवाम ने मैंडेट दिया, आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, सबसे ज़्यादा उनको मैंडेट देने की क्या वजह है? जब मियां नवाज शरीफ वापस आ चुके थे, इलेक्शन कैंपेन भी वो अपनी चला रहे थे, एक कहा जा रहा था मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कि एक फ़ज़ा, एक माहौल बनाया जा रहा है मियां साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, तो फिर वो कैंपेन क्यों नाकाम हो गई? ये सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल करने में मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों नाकाम रही? क्या कैंडिडेट्स का सही इंतखाब नहीं हुआ, टिकट सही बुनियादों पर नहीं दिए गए? बुनियादी वजह क्या बनी है? इसमें बहुत सारी शिकायत हो सकती है, बहुत सारे मसले हो सकते हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन एक बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही है कि बहरहाल ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना था, ये लोगों ने फैसला करना था। हर एक अपने अपने कैंपेन लेके निकला है, अपने नारे लेके निकला है, अपना प्रोग्राम लेके निकला है। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे, हम सीटें जीतेंगे, ये राइट है, यही इलेक्शन की खूबसूरती है कि हर एक अपना प्रोग्राम लेके आवाम के पास जाए। ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना था, उसके रहने वाले लोगों ने फैसला करना था कि किसको ये अख्तियार देते हैं कि उनके ऊपर हुकूमत करे। और जो मैंडेट जो दिया है पाकिस्तान की आवाम ने, ना सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बल्कि उनको ये अख्तियार भी लेना चाहिए कि वो हुकूमत करे, ताकि उन लोगों को ये महसूस हो कि हमने जो वोट दिया है उसका वोट के नतीजे में जो हुकूमत बनी है वो इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। ये पाकिस्तान की आवाम का स्वबदीद है, उनका अख्तियार है कि वो किसको ये अख्तियार देते हैं। जिस जमात को, जिस ग्रुप को, जिस पार्टी को वोट दे उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। तो जावेद साहब, ज़ाहिर है अवाम भी तो पार्टी की पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए वोट देते हैं ना, कि किस कैंडिडेट को मुंतखब किया गया। अभी मैंने दानियाल अजीज़ साहब के चंद जुमले आपको सुनाए, उनको तो बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं एहसन इकबाल साहब पर भी, पार्टी की लीडरशिप पर भी। वो नाम लेकर बात कर रहे हैं कि मुझे वहाँ से आज़ाद हैसियत में जब मैंने कॉन्टेस्ट किया, इलेक्शन हरवाया गया, पहले तो मुझे टिकट नहीं दिया गया।
तो वो भी, फिर आप भी, और भी कुछ और ऐसे लोग थे कि जिनको टिकट्स के मामले में उस वक्त महरूम रखा गया और उनके नामों पर नज़रसानी नहीं की गई। तो ये भी एक वजह बनी है जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने इतनी कम नशस्तें हासिल की हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा थी? मेरा ख्याल है कि टिकट देना हो तो पार्टीज का राइट है, पार्टी जिसको बेहतर समझती है वो देती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पीडीएम की हुकूमत जब बनाई गई थी, वो जो इक़्तिदार था उसमें कोई बहुत बेहतरी ना ला सके, जो उसमें बहुत माशी इस्तेकाम ना ला सके, उसमें कीमतें ना नीचे कर सके, उसमें महंगाई का काबू ना कर सकना, मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा बोझ था जो अवाम के सामने हम गए थे। उनका ख्याल था कि इमरान खान के हिसाब से हुकूमत हमने ली है तो अवाम का ख्याल था कि ये कोई बेहतरी लाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से बेहतरी लाने के बजाय वो बहुत बड़ा बोझ डालना पड़ गया। मेरा ख्याल है उसके नतीजे में लोगों ने समझा कि ये डिलीवर करने में नाकाम हुए, लिहाजा उन्होंने दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल किया। बड़ा फैक्टर वही था, वो जो पीडीएम की हुकूमत बनाने वाली गलती थी, मुझे लगता है कि अब ये दूसरी गलती अगर दोहराई गई तो ये इसका भी बड़ा खमियाजा जिन जमातों को भोगना पड़ेगा। लिहाजा इनको ये सोचना चाहिए कि क्या उस वक्त हुकूमत लेना ठीक था, क्या हुकूमत ले कि हमने कोई बेहतरी की थी, क्या हुकूमत लेने के बाद पाकिस्तान की आवाम में कोई खुशहाली आई थी। वो मेरा ख्याल है ऐसे सवाल थे जिनका जवाब है तो ज्यादा असर मुझे लगता है कि उस हुकूमत की वजह से पड़ा है। और फिर लोगों का मिजाज था, लोग देखते हैं कि हमें किस तरफ चीजें जा रही हैं और उसके बाद फिर उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है। तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन एक बड़ी मेरे ख्याल में यह था कि उस वक्त की जो हुकूमत ने जो लेकर कोई बहुत बड़ी खुशहाली ना ले सके, कोई नौकरियां ना दे सके, कोई महंगाई में कमी ना कर सके, कोई मुल्क में जो प्राइसेस हर रोज की ज्यादा तो बहुत बड़ी है, गैस और बिजली की प्राइसेस और बाकी कीमतें उनका कंट्रोल ना करना, फिर डॉलर का हर रोज बढ़ जाना, इसका मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा असर हुआ है जो इस इलेक्शन में लोगों ने फिर अपना गुस्सा निकाला। जावेद साहब, ये अभी अगर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें मिलकर जब हुकूमत बना रही हैं और जाहिर है कि ये पीडीएम की एक और शक्ल की हुकूमत या पीडीएम 2 आप इस हुकूमत को कह रहे हैं तो ये बनती है, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसका किसको होगा? ये तो शायद मुस्लिम लीग नवाज़ को ही होगा, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाह रही। जब वो कैबिनेट में नहीं होंगे तो फिर जो मुख्तलिफ मुश्किल फैसले होंगे उनका बोझ भी उन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो पूरा का पूरा मुस्लिम लीग नून पर ही पड़ेगा। तो इस वक्त इन नुकात पर नहीं गौर कर रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, या बस हुकूमत में आना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है और किसी भी तरह से इख्तिदार का हुसूल इस वक्त मकसद बना हुआ है? देखो, उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग तो की नहीं। हमारे यहाँ इस जमात के अंदर बहुत अरसा हो गया कि कोई ऐसी मीटिंग की नहीं गई जिस मीटिंग के अंदर जो ऐसी कोई बात डिस्कस हो, अगर हुई है तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं इस वक्त हुकूमत लेना खतरनाक होगा। इस वक्त आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले रही। वो जरूर कह रही है कि आप हुकूमत बना लेंगे, लेकिन वो कहेगी कि कल जो लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, पिछली दफा भी चूंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग को ज्यादा नुकसान हुआ है। लिहाजा बिल्कुल अगर ये हुकूमत भी बनाई गई है, इसमें ऐसे मुश्किल हालात हैं, सूबे में मुख्तलिफ हुकूमत होगी, मैंडेट ज्यादा है नहीं है, अगर ऐसी हुकूमत बना भी ली जाए तो शायद वो डिलीवर ना कर सके, उसका सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान सिर्फ उसी जमात को होगा जिसका वज़ीर आज़म होगा, जिसकी हुकूमत होगी, और बड़ा नुकसान होने का खदशा है। लिहाजा मुझे यकीन है कि अब भी इसका सोचना चाहिए, अगर सोचा ना गया तो नुकसान होने का बहुत बड़ा अंदेशा है। और जावेद साहब, पूरी नून लीग की जो कैंपेन थी उसमें हमने पीडीएम की नाकामी के ये जवाब सुने कि चूंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत के सरबराह नहीं थे, वो वज़ीर आज़म नहीं थे, इसलिए वो पीडीएम परफॉर्म नहीं कर सकी। शहबाज साहब और मियाँ साहब के हुकूमत लेकर चलने में बड़ा फ़र्क है, बहुत एक मुख्तलिफ अंदाज़ होता है मियाँ नवाज शरीफ का। तो फिर इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने क्यों अपने आप को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पेश नहीं किया? क्यों वो बैक स्टेप कर गए? क्यों एक बार फिर शहबाज साहब को पीडीएम के तजुर्बे के बाद उन्हें एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्हें नामजद कर दिया? इस फैसले पर आप उनसे मुत्तफिक हैं या कोई इख्तिलाफ है आपको इस फैसले पर? नहीं, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये तो उनका अपना राइट है, वो जो बेहतर समझते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि चूंकि उस वक्त भी एक कमजोर हुकूमत थी और डिलीवर करना में मुश्किल हो गया था, और जिस वहाँ आपको बताया इत्तेहादियों की हुकूमत जो होती है उसमें बड़े मसाइल होते हैं, बहुत लोगों को खुश करना मुश्किल हो जाता है। आप इतनी बड़ी फौज रखते हैं मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की, स्पेशल असिस्टेंट की, वो इतनी, और फिर इतने बड़े बड़े प्रेशर आते हैं कि आपका सारा वक्त इसी में लग जाता है। और अब की तो जो हुकूमत होगी उस हुकूमत से भी ज्यादा कमजोर होगी, क्योंकि उसमें तो फिर भी पीडीएम की सारी जमातें शामिल थी, इसमें तो शायद कोई और शामिल भी होने को तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी एक हद तक साथ जाने को तैयार है, और जब वो चाहेगी वो कहेगी ये बोझ हम नहीं उठाएंगे, आप अपना बोझ देखें, ये आपकी हुकूमत थी, हमने तो सिर्फ कहा था कि हम आपको वोट दे देंगे। तो इससे भी ज्यादा कमजोर हुकूमत होगी, और मेरा ख्याल है इसीलिए मियां साहब ने भी फैसला किया होगा कि मैं इस कमजोर हुकूमत का वज़ीर आज़म उनका क्या करूंगा, इसीलिए शायद वो पीछे उन्होंने यही फैसला किया होगा, मेरा ख्याल है।
तो मिशन है यही। तो जावेद साहब, जब इतनी कमजोर हुकूमत है तो फिर इसको क्यों मजबूरी बन गई है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनाना, जब मियां फजलुर रहमान साहब साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी भी उस तरीके से साथ नहीं है जिस तरह पीडीएम में साथ थी। अभी कल हम देख रहे थे कि उमर अयूब साहब ने, जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि चंद दिन में उनकी 40 नशस्तें वापस आ जाएंगी, उनके नंबर्स पूरे हो जाएंगे और फिर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। तो जब उनके नंबर्स भी ज्यादा हैं तो फिर मुस्लिम लीग नवाज उनको ये मौका क्यों नहीं दे रही कि आप बनाएं हुकूमत और अपने नंबर्स आप पूरे करके दिखाएं? असूली तौर पर तो मैं पहले शुरू में ये बात कर चुका हूँ कि असूली तौर पर तो उनको ही मौका मिलना चाहिए। जिस जमात की अक्सरियत पार्लियामान में ज्यादा हो, जो जमात अक्सरियत रखती हो, उसको ये अख्तियार देना चाहिए, उसको ये दावत देनी चाहिए, उसे ये मौका देना चाहिए कि हुकूमत बनाए। अगर वो ना हुकूमत बना सके, ना हुकूमत बनाने में नाकाम हो जाए, फिर ये जोड़ तोड़ करना तो ठीक लगता है, फिर हुकूमत बनाना, और अगर दूसरे आपके स्टेक होल्डर मिलकर हुकूमत बनाए तो अच्छा है। लेकिन पहला मौका अगर उनको मिलना चाहिए, अगर उनको ये इख्तियार है कि वो हुकूमत बना सकते हैं, उनको ये मौका देना चाहिए। इसी में ही बेहतरी है, यही जमहूरियत सिखाती है। अदरवाइज अगर इस तरह की हुकूमत बना भी ली जाए तो ये तो बहुत पायदार हुकूमत ना होगी, ना चल सकेगी, और ना ही पाकिस्तान में कोई डिलीवर करने में कामयाब हो। लेकिन जावेद साहब, पहले तो उनके मैंडेट को तस्लीम करना होगा, पहले उनको एज पार्टी तस्लीम करना पड़ेगा, चूंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी, आपको याद होगा, इलेक्शन डे पर उसके नेक्स्ट डे 9 फरवरी को जब उन्होंने एक वो विक्ट्री स्पीच की, जबकि वो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और आज़ाद उम्मीदवारों को उन्होंने एक पार्टी कंसीडर नहीं किया। उनको जो वोट पड़ा है, बहरहाल वो तो उनकी एक पार्टी की बुनियाद पर पड़ा है ना, वो तो पार्टी का वोट है, वो आज़ाद उम्मीदवारों का वोट तो नहीं है। देखिए, वो आज़ाद उम्मीदवार किसी बाकी जमातों में शायद जा नहीं रहे हैं। वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि वो उन्हें जो ज्यादा वोट मिला है वो तहरीक इंसाफ का वोट मिला है। वो तहरीक इंसाफ किसी भी शक्ल में आज भी वो खड़े। अब ये डिटरमिन करना आगे ये बात है कि क्या वो उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, वो एज ए किसी जमात के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसी ग्रुप के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसी और जमात में जाके कोई शेल्टर लेते हैं, वो तो डिटरमिन करना होगा। लेकिन अभी तक उनकी एक बड़ी तादाद जो है उसने ये फैसला करना है कि किस तरफ खड़ी होगी, और उनकी खासी बड़ी तादाद है, और वो बहुत सारी सीटों में अभी भी क्लेम भी कर रहे हैं कि हमारी बहुत सारी सीटें हैं जिनका फैसला इलेक्शन कमीशन के पास है या मुख्तलिफ है जो फोरम है उनके पास पेंडिंग है। ये फैसले आने और उसके बाद डिटरमिन होगा कि ये ग्रुप बड़ा जो है वो किधर जाएगा। लेकिन एक बड़ा ग्रुप अब पार्लियामान में बाकी सियासी जमातों से ज्यादा तादाद में इस वक्त पार्लियामान में मौजूद है। उनको ये हक हासिल जरूर है कि वो पाकिस्तान के बारे में फैसला करते हैं कि हुकूमत अब बनाते हैं, हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं, उनके साथ कुछ लोग मिलते हैं, उनके साथ कुछ जमातें मिलती है कि नहीं मिलती, ये उनको हक जरूर है कि वो ये काम करें। और जिस तरह जावेद साहब इस आज़ाद ग्रुप के लोगों को अपनी जानिब खींचने की कोशिश की जा रही है, अभी हमने वो एक वसीम कादिर साहब जो कि पीटीआई के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, मरियम नवाज साहिबा के साथ उनकी तस्वीर भी आ गई। तो ये आपको लगता है कि ये वो वोट को इज्जत मिल रही है? एक तरफ आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे, मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे रहनुमाओं को लूज़ कर रहे हैं, दानियाल अजीज़ साहब नाराज़ हैं, कुछ मुझे आपका भी गुफ्तगू से ऐसा एक पता चल रहा है कि शायद आपके भी अपने गिले शिकवे हैं। तो पार्टी के इतने सीनियर लोगों को आप लूज़ करते जा रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी जानिब खींच कर अपने नंबर्स पूरे कर रहे हैं, ये सही स्ट्रेटजी है नून लीग की? ये मेरा गिले शिकवा नहीं है, मैं तो कसूरी बात अपने सामने रख रहा हूँ। ये मेरा अपना प्रिंसिपल एक स्टैंड रहा है हमेशा से, जो सही बात है अगर हम जमहूरियत और आइन पे बिलीव करते तो करें। मेरे नजदीक इस तरह की गठजोड़ करके जबरदस्ती मिला के लोगों को दावत दे के अगर वो आप काम करेंगे तो उसके बड़े अच्छे नतीजे नहीं निकलते हैं, इसका कोई बड़ा नतीजा अच्छा नहीं निकलता। और माजी में जितने भी ये तजर्बे किए गए हैं ये नाकाम तजर्बे हुए। अगर आप हाँ को खुशी से आजाद जीता है, वो अपने तौर पर जीता है, उसने अपनी वोटें ली है, वो पॉपुलर है, तो वो आपके साथ शामिल होना चाहता है तो ठीक है। लेकिन अगर किसी खास जमात की बैक वो रहा है, उस जमात की वोटें उसके पीछे खड़ी हैं, उसका वोटर उसके पीछे खड़ा है, और उसको अगर आप अपने साथ मिलाएंगे तो ये कोई अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा और उसके नतीजे भी अच्छे नहीं निकलेंगे। और ये पाकिस्तान में जो एक बड़ा जमाने से हम सारे इसको कंडेम करते आ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये ताकत के जरिए जोर के जरिए नहीं होना चाहिए, हुकूमतें बनाना चाहिए। अगर आज कोई भी जमात ये काम करेगी तो कल वो विक्टिम होगी, उसके साथ भी ऐसा सलूक होगा। तो बेहतरी यही है कि अगर कोई तो बंदा अपने तौर पे जीता है, वाकई वो विलिंगली आपके पास आना चाहता है, विलिंगली उस आपके नजरिए से वो एग्री करता है, वो समझता है कि आप बेहतर है, तो वो तो उसका अख्तियार हासिल है, वो ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद उसको ऐसा जबरदस्ती या किसी और तरीके से या किसी लालच के जरिए या किसी वजारत के जरिए या इक़्तिदार में शामिल करके हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो ये तरीकाकार जो है ये बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जा सकता।
और ना इसको जो है इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। सही। और जावेद साहब, ये जो अवाम का फैसला जिस पर आपने पहले भी बात की कि ये 92 सीटें हासिल करना, और वो तो क्लेम ये कर रहे हैं कि अभी 40-50 सीटें और उनकी रिकवर होनी है, कोई 150 के करीब उनकी सीटें हैं आज़ाद उम्मीदवारों की, और वो इलेक्शन के नताइज पर भी उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। तो इस पूरे सिस्टम पर जो ये 8, 9, 10 तारीख को होता रहा, वो ज़ाहिर है आपकी भी नज़र से गुजरा, एक चीज़ पर आपकी नज़र होगी, तो उनके जो क्लेम्स हैं वो किसी हद तक आपको दुरुस्त नज़र आते हैं? यानी 40-50 सीटें नहीं तो ये 8-10 सीटें उनकी आप रिकवर होते हुए देख रहे हैं? क्या नून लीग के कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन या इंतजामिया ने जीतने में कुछ मदद फराम की है? देखो, मैं ये तो कुछ स्टेज पर नहीं कह सकता, लेकिन बड़े सीरियस क्वेश्चन राइज हुए हैं। ये क्वेश्चन हुए हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनको इंडिपेंडेंटली इसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये जल्दी फैसले करने चाहिए। उनको देखना चाहिए कि क्या जो ये बात की जा रही है इसमें, क्योंकि अगर आप ये नहीं एड्रेस करेंगे तो सारा इलेक्शन जो है डिस्प्यूटेड होता जाएगा। ये लोग इलेक्शन पे बातें करेंगे, फिर लोग कहेंगे कि हमारे मैंडेट की चोरी हुई है, फिर ये लोग बातें करेंगे। इस मुल्क के अंदर हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। आज मौलाना साहब ने भी कहा है, कुछ पीपल्स पार्टी भी कह रही है, बाकी जमातें भी अगर कह रही है, तो ये आगे जाकर इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मेरी नजर में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट पैदा हो जाए, ये बहुत बड़ी शक की नजर से देखा जाए। लिहाजा ये जो सीटें हैं इन पर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, उनको फैसले करने चाहिए, ट्राइब्यूनल में अगर गए तो फैसले करने चाहिए, ताकि कोशिश यही होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये कोई उनका आसान नहीं है कि उनको ये अदारा बनाया इसके लिए गया है, आइन ने इख्तियार इसको दिया गया है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए। वो अगर ये कोई क्वेश्चन उठता है, अगर ये मामला इनके पास आए हुए हैं, अगर ये चीजें फौरी तौर पर इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए, ताकि सब लोगों को यकीन हो जाए कि हमारा मैंडेट जो है उसका एहतराम किया गया। और जावेद साहब, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को शिकस्त हुई, जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब को शिकस्त हुई, राना सनाउल्लाह साहब को शिकस्त हुई, वो बड़े बड़े नाम थे मुस्लिम लीग नून के कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इलेक्शन में हार जाएंगे। ये अवाम का गुस्सा था, ये नून लीग की गलत पॉलिसी का नतीजा था? क्या ये मियाँ नवाज शरीफ के नज़रिए से इख्तिलाफ था लोगों का? ये इतने बड़े बड़े नामों के हार की वजह क्या समझते हैं आप? ठीक है, मैंने ये पहले कहा है कि पाकिस्तान की अवाम ने देखा है कि कौन बेहतर है उनके लिए, कौन सी जमात बेहतर है, कौन को रूल करने का हक है, किसको वो वोट दे वो समझते हैं कि इस पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, किसके साथ वो चले तो समझते हैं कि खुशहाली आ सकती है। ये फैसला तो भारत जमहूरियत में यही तो बेहतरीन है, यही तो खूबसूरती है जमहूरियत की। इसीलिए तो मुल्क में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं कि पाकिस्तान की अवाम के पास जाएं, पाकिस्तान के लोगों के पास जाएं, अपना अपना प्रोग्राम लेके जाएं, अपना पैगाम लेके जाएं, और फिर फैसला अवाम को करने दें। और जो फैसला इस मुल्क की अवाम करे उसका फिर एहतराम करे, उसकी इज्जत करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, और उन्हीं लोगों को हक है जिनके बारे में वो फैसला करते हैं कि वो फिर हुक्मरानी करे, ताकि जमहूरी अमल आगे चल सके। और यही सारी दुनिया की जहाँ सेटल्ड डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बड़े मजबूत है, यही तरीका है आगे जाने का। ये कोई नहीं कह सकता कि ये सीट है, ये कोई नहीं कह सकता कि सीट हमेशा मैंने जीतनी है, ये सीट मेरी पैदाइशी है। सीट किसी की नहीं होती, अवाम जिसको चाहे उसको इक़्तिदार में बिठाएं, जिसको चाहे उसे जिताएं, जिसको चाहे उसे कहते कि नहीं ठीक है, और हम सबको अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। और जावेद साहब, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब की बड़ी अहम पोस्ट होती है, उसके लिए मरियम नवाज साहिबा को नामजद किया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, तो वो मतलूबा उनके पास तजुर्बा, अहलियत, कॉम्पिटेंस वो सब कुछ मौजूद है जो कि इतने बड़े सूबे को चलाने के लिए और बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मौजूद होना चाहिए? देखिए, अब ये फैसला हो गया है, ये वक्त ही बताएगा। बेहतर होता कि सारी सीटें ना रखी जाए, ये बेहतर होता कि बाकी ऑप्शन भी ओपन होने चाहिए थे, कुछ और लोगों को भी मौका देना चाहिए। पहले हमजा साहब जब आए थे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए थे, तो ये भी को बहुत ज्यादा नहीं देखा गया था। वो कहते थे कि देखिए दोनों बड़ी ओहदे जो है वज़ीर आज़म का भी और वज़ीर आला का घर में रख दिया गया। अब मेरा ख्याल है दोबारा अगर ये करने जा रहे हैं तो इस पर भी जरूर बातें होंगी। बेहतर होता कि आप ये एक ओहदा अपने पास रखते और एक किसी और आपका जो वर्कर होता, पार्टी में और होता, वो सीनियर होता, उसको भी कंसीडर करते तो ज्यादा होता। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर है ये ऐसा मामलात हैं, पार्टीज के अंदर फैसले इसी तरह होते हैं, तो अगर वो फैसला होगा तो वो वक्त बताएगा कि फैसला ठीक था या गलत था। अब इस स्टेज पे इस पे बात करना जरा मुश्किल है। ठीक है। और जावेद साहब, आखिरी सवाल कि अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, और फिर अभी उनकी हुकूमत जो ये PDM 2 होगी, क्या ये PDM 1 से बेहतर परफॉर्म कर सकेगी? जो इस वक्त पाकिस्तान के मौशी चैलेंजेस हैं, खासतौर पर कितना मुश्किल होगा उनके लिए आने वाले हालात में परफॉर्म करना? मेरा तो ख्याल है कि बहुत मुश्किल है जी। मेरा ख्याल है कि अगर कोई बहुत क्लियर मैंडेट होता, बहुत क्लियर आपके पास मेजॉरिटी होती, बहुत क्लियरली लोगों ने आपको ये दिया होता इख्तियार, तो आप हुकूमत करते, वो ठीक होता है। इस तरह के
मुख्तलिफ ग्रुपों को मिलाकर इस तरह की लूली लंगड़ी जमहूरी अगर आप बरकरार रखना भी हुकूमत के चाहे तो ये डिलीवर करना कर ही नहीं सकेगी, इसके लिए मुमकिन ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो पीडीएम की हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक मामला इस वक्त इनके लिए होंगे, और अगर ये इक़्तिदार लिया जाएगा तो ये इक़्तिदार बहुत ही खतरनाक साबित होगा जमात के लिए भी, जो जमातें इस इक़्तिदार में होंगी। इसमें मुझे कहीं तौर पर भी नहीं नजर आ सकता कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ कर सके, और आप लोग से नरों से नहीं खुश होते। वो अमली काम वो देखेंगे आप महंगाई में कमी कर सकते, वो देखेंगे जो इतना बड़ा लोन आपके ऊपर खड़ा है वो आप किस तरह रीपे करते हैं, वो IMF की जो कंडीशन है उनको किस तरह पूरी करते हैं, आप किस तरह गैस और बिजली के प्राइसेस को ठीक करते हैं। ये रिलीफ देना तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बिल्कुल स्कोप है इस हुकूमत के पास। ये तो इस तरह का मैंडेट में जाकर मुख्तलिफ हुकूमतें हैं जहाँ का अपने पास मैंडेट कम हो, बहुत सारी दूसरी जमातें, हर वक्त आप एक ब्लैकमेलिंग पोजीशन में रहेंगे, होगी आपके साथ बहुत मुश्किल है। कोई मौजूदा हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई हुकूमत इस स्टेज पर डिलीवर कर सकती है। ये बहुत ही मुश्किल हालात में इस वक्त इलेक्शन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल लग रहा है उन्हें जिन हालात में हुकूमत बनने जा रही है, किस तरह से ये परफॉर्म कर सकेंगे। बड़े बड़े चैलेंजेस पहले तो हुकूमत साजी को लेकर और फिर मौशी मैदान में इनके सामने मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा और MQM पाकिस्तान से अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे ये हुकूमत साजी होने जा रही है। इलेक्शन के नताइज पर उनकी जमातों को अब कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ फिर वो आगे चलने के लिए भी तैयार हैं या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी, अरशद वोरा साहब MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। तो शर्मिला साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ। मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन पर, उन्होंने नताइज को मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन कमीशन के नतीजे को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के। नताइज पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं या फिर आप कहने हैं कि हाँ बस ये 54 सीटें आ गई, ठीक है अब आगे चलें? देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो ऑफ कोर्स हमें काफ़ी जगहों से ऐसे शवाहिद भी मिले हैं जिसका हमने इलेक्शन कमीशन को आगाह भी किया है कि वहाँ पर जो नताइज हैं वो पीपल्स पार्टी के हक़ में जा रहे थे, लेकिन इवेंचुअली वो किसी और के हक़ में चले गए। कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं सिंध के अंदर भी हैं, कराची के अंदर भी हैं, बिलखुसूस चेयरमैन साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी NA 127 वहाँ पर काफ़ी शवाहिद है हमारे पास, जहाँ पर ऐसा लगता है कि बाकायदा ऐसी धांधली की गई है, ऐसी मुनज़्ज़म धांधली की गई है कि जहाँ से पीपल्स पार्टी को बाकायदा हराने की कोशिश की गई है। अच्छा, हम वक्तन फ़वक्तन इन राइटिंग इलेक्शन कमीशन को भेजते आए तमाम चीज़ें, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दिन भी और इलेक्शन के बाद भी, और उन चीज़ों को हम परस्यू भी करेंगे। देखिए, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क के अंदर साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हुए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो हर जमात को एतराज़ है बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन हम बाय एंड लार्ज इस मुल्क के अंदर मजीद कयास नहीं चाहते, मजीद सियासी इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मामलात, पार्लिमान, हुकूमत साजी आगे चले ताकि मुल्क के मसाइल हल हों। ये कह रही है कि मुनज़्ज़म धांधली की गई है। अब ये मुनज़्ज़म धांधली जब आप कहती हैं तो ये क्या किसी सियासी जमात पर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं या फिर ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतज़ामिया यानी इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर्स और ROs पर है? तो इसी दौरान ज़रा अरशद वोरा साहब का भी मैं इस पर टेक ले लूँ और फिर आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। अरशद वोरा साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के नताइज पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हमने देखा, आज मौलाना साहब ने तो इलेक्शन के नताइज को ही मुस्तरद कर दिया, बड़ी वाज़ेह उन्होंने अपनी पोजीशन कर दी। MQM पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? यहाँ से आपने कराची से 15 नशिस्तें हासिल कर ली, मजमूई तौर पर 17 नशिस्तें हासिल कर ली, ये नतीजा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या ये सरप्राइजिंग है आपके लिए? अभी भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ इलेक्शन को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब, ये बड़ा क्लियर है कि कराची जो है हमेशा से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक रहा है और 2018 में भी अगर आप PSP के और MQM के जो कैंडिडेट्स थे उनके वोट अगर मिला लें तो कोई तीसरी जमात उसके मुकाबले पे नहीं आ सकती थी। और फिर 2018 के बाद जो परफॉर्मेंस रही है 4 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो परफॉर्मेंस सबके सामने है। कराची से 14 सीटें उन्होंने ली थी और उन्होंने कराची के लिए तो क्या पूरे मुल्क के लिए कोई डिलीवर नहीं किया। खासतौर पर कराची में डिलीवरेंस लेवल उनका बिल्कुल ज़ीरो रहा।
अब जहां तक बात है ये हालिया इलेक्शन की, तो देखें हालिया इलेक्शन में इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। हाँ, हमें थोड़ा तफावत हैं, हमारी जो सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें 35-36 नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन हमें वो नशिस्तें नहीं मिल सकी। लेकिन अब उसमें जो भी है हमारी लीगल टीम उसको देख रही है कि कहाँ पे हमें जो है वो एतराज़ात को दाखिल करना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है मामला को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा। और इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाहिर सी बात है हमने बहुत कुछ फील किया है इस इलेक्शन में और हमेशा फील करते हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। और अगले 5 साल में इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन हो, एक पूरा साल भर पहले प्रोसीजर शुरू होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है खास तौर पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग। अब ये अर्शद साहब बड़ी हैरानकुन बात है कि सिर्फ हारने वालों को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है बल्कि जीतने वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन और पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान उठाने। शर्मिला फारूकी साहब, ये मुनज़्ज़म धांधली का आप जिक्र कर रही थी, वो उसके बाद आपकी आवाज़ चली गई थी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो ये मुनज़्ज़म धांधली किसकी जानिब से की गई? कोई सियासी जमात इसमें मुलव्विस है या इंतज़ामिया की तरफ आप इस वक्त इशारा कर रही हैं, या फिर की किसकी जानिब से गई है कि फिर रिजल्ट्स में ये गड़बड़ जो क्लेम है मुख्तलिफ सियासी जमातों का ये सामने आए? देखिए जी, मैंने ये कहा कि कुछ हलकों में ऐसा नज़र आया है जैसे कि कोई मुनज़्ज़म धांधली की गई है, बिलखुसूस NA 127 लाहौर में जहाँ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। वहाँ पर हमारे पास हमारे ऐप पे रिकॉर्ड है कि 63,000 वोट्स जो हैं वो कास्ट हुए, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जब रिजल्ट सामने आया तो उसमें 15,000 दिखाए गए। अब हमें मालूम था और ये हम बारहा इलेक्शन से पहले भी शिकायत कर रहे थे कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस के ऊपर लाहौर में हमला किया गया, पीपल्स पार्टी के कारकुनान को वहाँ हरासा किया जा रहा था और जिस तरीके से वहाँ जो विनिंग कैंडिडेट जिनको दिखाया गया है वो जिस तरीके से लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे थे और जिस तरीके से फिर आपने देखा कि हमारे दफ्तर में घुस के उन्होंने 3 लोगों को बाकायदा अगवा किया और फिर एक वीडियो जारी की जिसमें बात का तराब भी किया, तो ये क्या है? जाहिरी बात है कि ये धांधली है और उनको ये अंदाजा था कि उनकी हार जो है वो यकीनी है, तो उसके बाद जो आगे काम हुआ। बड़ी दिलचस्प बात है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशारा करी है MQM पाकिस्तान की तरफ और MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करी है। ज़रा 2 जुमले में आपको फैसल सब्ज़वारी साहब के सुनाना चाह दीजिएगा कराची में जो कुछ हुआ है। ज़रा ये जो 15 सीटें MQM पाकिस्तान की 7 सीटें आपकी, यहाँ से जमात इस्लामी का सफाया हो गया, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया और जो उनके क्लेम्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ इस शहर में? देखिए जी, यहाँ तो हम 7 सीटें जीते हैं, कुछ सीटों के ऊपर प्रोविंशियल असेंबली की, कुछ सीटों पे और एक आध सीट के ऊपर कराची की NA की सीट के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ शवायद हैं, वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके उसको बैठे हुए हैं और वहाँ से फैसला होगा। देखिए मुझे नहीं पता कि फैसल भाई किसकी बात कर रहे हैं, कौन रोका, आई डोंट नो किस जलसे की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में KPK के अंदर भी, बलूचिस्तान में, सिंध में और बिलखुसूस पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ हमें धांधली के शवायद मिले हैं हमने उनको इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचाया है और जो लीगल रिकोर्स है एक जो कैंडिडेट के पास होता है उसको हमने अडॉप्ट किया है। हम किसी किस्म की अफरा तफरी या केओस नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर। इलेक्शंस हो गए हैं, हमें बाय एंड लार्ज जो इस वक्त जो नताइज हैं उनको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे की जानिब चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन शर्मिला साहब इस पर मैं अरशद साहब की तरफ भी जाऊंगा। ये जो फॉर्म 45 और 47 के इशूज सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास अपने तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद हैं और उसके मुताबिक वो विनर हैं और अनाउंसमेंट किसी और की हो गई है, तो अब ये पहले इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर लेना चाहिए या फिर इसको हम इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें और आगे हुकूमत साजी की तरफ बढ़ें? नहीं, कौन कहता है ये मसाइल छोड़े जाएं? बिल्कुल, वो अगर ऐसी चीजें हैं तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, वो अपना प्रूफ शो करें। हमारे पास जो हमारे प्रूफ थे, हमारे जो फॉर्म 45 थे वो हमने जमा करवाए हैं, जाहिर सी बात है, और उस हिसाब से जो भी सीटें जीती हैं अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने स्वीप करना था पहले से जो है वो कराची में MQM के लिए अवाम का जो जोश और जज्बा था वो नजर आ रहा था। और आप जो दूसरी जमातों की बात कर रहे हैं, मैंने आपको दोनों जमातों की मिसाल दे दी। PTI की मैंने मिसाल दे दी कि PTI की परफॉर्मेंस 4 साल में रही क्या। PTI ने कुछ अगर परफॉर्म किया होता, कराची के लोगों को कुछ डिलीवर किया होता तो फिर बात थी। ये सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया के प्रोफेशनल्स को हायर करके और सोशल मीडिया की टीम से इलेक्शन जीतना जो है ना, ये अब आवाम की समझ में आ गया है कि सोशल मीडिया जो है उससे आप जो है वोट नहीं जीत सकते, आपको डिलीवर करके जीतना होता है। सिमिलरली जमात इस्लामी, लेकिन अर्शद साहब ये जमात इस्लामी वाले अगर आके बता रहे हैं
कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जीते हैं और उनके पास फॉर्म 45 भी हैं, TLP वाले भी आकर बता रहे हैं, मुख्तलिफ जमातें GDA आकर क्लेम कर रही है, तो वो तो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को क्लेम कर रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे कि MQM जीती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। अच्छा, जमात इस्लामी नहीं कर रही अपना क्लेम? अपना तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी वो बात कर रहे हैं कि जी फला जगह से वो देखे ना, वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात कर रहे हैं, या अपनी बात कर लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्ती सोशल मीडिया के जरिए नहीं जितवाया जा सकता, सोशल मीडिया की जंग से। और खास तौर पर जो हमारे यहाँ की देखें, कराची में जो है, कराची के लोग समझदार हैं, कराची के लोगों को पता है, कराची में MQM ने जो सीटें अगर लूज भी की हैं तो वो MQM जो है पहले भी लूज करती रही है। जो सीटें MQM ने जीती, हिस्टोरिकली MQM हमेशा वो सीटें जीतती रही है। तो MQM अपनी जीती हुई सीटों पर दोबारा से उसको अवाम ने वोट दिया है, दोबारा से MQM जो है वो अपने मैंडेट को लेकर कराची की अवाम की, सिंध के अर्बन एरियाज की अवाम की नुमाइंदगी करेगी। और अगर किसी को एतराज़ात हैं तो वो एतराज़ात जो हैं, जिनके पास अगर किसी के पास सबूत हैं, हमारे पास जो सबूत है हमने जमा कराए और हमें जो है हमारी जीत का अनाउंसमेंट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज नोटिफिकेशन भी हो गया है। ठीक है, अब अगर किसी को एतराज है, किसी के पास फॉर्म 45 है, जो फॉर्म 45 हमने पिटीशन में देखे हैं, ना उनके ऊपर दस्तखत हैं, ना उनके ऊपर जो है वो कोई किसी पे सिग्नेचर नहीं है, तो किसी पे दस्तखत नहीं है, तो किसी पे स्टैंप नहीं है, तो अपनी मर्जी के फॉर्म 45 बना के तो कोई नहीं जीत सकता। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत चाहिए होते हैं और पोलिंग ऑफिसर्स के दस्तखत चाहिए होते हैं। मैं भी आपको यही कहने लगा था, लेकिन आपने बात को डाइवर्सिफाई कर दिया कि आइंदा के लिए इलेक्शनों में सबके लिए ये जो है सबको समझना चाहिए कि जो भी आपके फॉर्म 45 हैं उसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होना जरूरी होते हैं, पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होना जरूरी होते हैं। आप ब्लैंक फॉर्म 45 कहीं जमा कराओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो शर्मिला साहिबा, अब ये आगे हुकूमत साजी में आप लोग जा रहे हैं और बिलावल साहब ने कल जो अपनी जिस तरह से पोजीशन सामने रखी कि आप लोग कैबिनेट का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को आप सदर की हैसियत में देखना चाहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, उन ओहदों पर आप कैंडिडेट अपने लेकर आएंगे, तो ये पोजीशन किस तरह की है कि आप हुकूमत में हिस्सा भी नहीं बनना चाह रहे और हुकूमत बनाने में सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं? ज़रा इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए अरबाब साहब, बात बड़ी सीधी सी है। अगर हम इस वक्त PMLN की हिमायत नहीं करते हुकूमत साजी में, तो PMLN के पास वो नंबर्स ही नहीं है जो उनको रिक्वायर्ड हैं टू इलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा? अगेन हुकूमत नहीं बन पाएगी और फिर हम दोबारा से री इलेक्शन की तरफ शायद जाएंगे। तो ये तो इस वक्त मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है ना। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी उसूली फैसला है कि हमने उनके साथ काबीना में शराकत दारी नहीं करनी है। हमारा माजी का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत और एतराज़ात थे इस तरीके से हुकूमत चल रही थी। लेकिन चूँकि हम काबीना का हिस्सा थे, हमने एतराज़ भी किया जहाँ हम कर सकते थे, लेकिन वो जो ब्रंट था, वो जो आवाम की तरफ से जो इस बात पे इश्यूज आए, वो उसकी हमें भी भुगतना पड़ा। हम वो नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मंशूर कुछ और है, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ और है, PMLN की कुछ और है, साथ शायद चल ना पाए इस तरीके से काबीना में बैठ के। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, प्रेसिडेंट की, स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की, वो हमारा राइट है कि हम अपने कैंडिडेट्स पिच करें। अब वहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो हैं वो फाते होते हैं कि नहीं होते, ये तो देखने वाली बात है। मे बी हम अगर जैसे कि हमारे ये ख्वाहिश है, और ये पहले से ख्वाहिश थी हमारी, कि सदर जरदारी साहब दोबारा ऐवान सदर में हो, तो मे बी हमें PMLN भी इस पे सपोर्ट करे और MQM भी सपोर्ट करे और दीगर जमातें भी सपोर्ट करें। हम कैंडिडेट ही ऐसा आगे भेज रहे हैं। सही। और शर्मिला साहब, आप लोग ये सपोर्ट जो होगी PMLN को, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप बनाने तक यानी हुकूमत साजी तक होगी? आगे जब मुश्किल फैसले आएंगे, कोई कानून साजी आएगी या IMF के साथ डील करना है या कोई माशी फैसला ऐसा लेना है कि फिर जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे पड़ सकते हैं सियासत पर, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदार होगी या फिर उसका पूरा मलबा नून लीग के ऊपर ही जाएगा? देखें जी, वो हम केस टू केस देखेंगे कि वो क्या फैसला करने जा रहे हैं, क्या वो अवाम की बेहतरी के लिए है, वो क्या वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है,
तो फिर केस टू केस के ऊपर हम उसको डिलिब्रेशन करेंगे, और अगर हम समझते हैं कि ये फैसला सही है और आवाम के फ़ायदे में है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अच्छा, और अरशद गोरा साहब, पाकिस्तान MQM पाकिस्तान की इस पर क्या पोजीशन होगी? आपको कैबिनेट में ज़ाहिर अपना एक हिस्सा चाहिए होगा, कुछ वजारतें चाहिए होंगी, 17 सीटें अभी आपके पास मौजूद हैं, कितनी वजारतें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या डील चल रही है अभी? देखिए, अभी हमारी वजारतों पे कोई बात नहीं हुई। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो और JUI हो या और कोई जमात हो, हमारी सिर्फ उनसे ये बात हुई है कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं। हम 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं। हम आर्टिकल 140 को चाहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हुआ हो, ताकि जो है जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो डिस्पर्जन करता है, वो डिस्पर्जन जो है वो नीचे लेवल तक थ्रू PFC उसी फार्मूले के तहत वो तहसील की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे जो है वो उसके UC के चेयरमैन तक जो वो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स हों, ताकि जो है इलाके के लोग अपने इलाके के मसाइल के लिए, बेसिक मसाइल के लिए, कचरा ना उठने की वजह से, सीवरेज की लाइन ना होने की वजह से, पानी की लाइन ना होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से अपने UC चेयरमैन को रुजू करें, और UC चेयरमैन जो है फाइनेंशियली उसके पास इतनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि वो ये इश्यूज रिजॉल्व कर सके। तो ये जो है ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये कराची से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कश्मीर तक जो है। MQM की पहली डिमांड ये कि 18वीं तरमीम पर पहले एक फैसला हो जाए। 18वीं तरमीम की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 140A को डिफाइन करने की, ठीक है ना। यहाँ 18वीं तरमीम का जिक्र नहीं है। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A की 3 लाइनें लिखी हुई हैं, उसको हम चाह रहे हैं कि हम उसको डिफाइन कर दें और पूरा A to Z उसमें जो है एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए, ताकि इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल हो सके। ठीक है, लेकिन अब ये अरशद साहब ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से पहले के बयानात में आप तमाम लोगों के जो इलेक्शन कैंपेन्स थी और उसके बाद बड़ा फ़र्क आ गया। जो पहले MQM बड़ा क्लियर थी कि हमें 18वीं तरमीम वाली कमिटमेंट चाहिए PMLN से, तभी हम साथ देंगे। देखें, आर्टिकल 140 आपको शायद पता नहीं है, मेरे ख्याल से आप ने वो नहीं देखा जो MQM ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी अवारी में, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है तमाम पार्टी के लोग आए थे। MQM ने अपने मंशूर का सबसे पहला हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का रखा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वही बात की है। उन्होंने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स की बात की है। तो यही एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जिस पहले दिन भी MQM खड़ी थी और आज भी खड़ी है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी खड़ी रहेगी जब तक कि ये मटेरियलाइज नहीं हो जाता। ठीक है, तो शर्मिला साहब, MQM की इस डिमांड पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कोई एतराज़ नहीं होगा, चूंकि केस बाई केस आप लोगों ने सपोर्ट करना है हुकूमत को। तो ये इस केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्टैंडिंग होगी? देखिए कि ये जो मामला आएगा पार्लियामान में या इस पर कोई डिस्कशन होगी, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर डिलिब्रेशन होगी और फिर पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आएगी। दिस इज टू प्रीमेच्योर टू डिस्कस राइट नाउ। अच्छा, और अगर प्रेसिडेंटशिप पर या जो दीगर ओहदे इस वक्त हैं जिन पर आप अपने कैंडिडेट्स लेकर आ रहे हैं, उन पर अगर दीगर पार्टियों की आपको सपोर्ट नहीं मिलती, तो फिर अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे हुकूमत में शामिल होने की? देखिए, एज ऑफ टुडे, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हम जिस तरह मैंने आपको कहा, चूँकि PMLN ने हमसे मदद मांगी है और उन्होंने हमें ये ऑफ़र दी थी कि हम उनके साथ हुकूमत साजी में उनके साथ रहें, तो हमने उनको ये बात अगेन CEC के अंदर गई। 2 दिन इसके ऊपर डिलिब्रेशंस हुए और फिर ये फैसला हुआ कि जनाब हम उनको हुकूमत बनाने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन काबीना में उनके साथ शराकतदारी नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये क्लैरिटी अभी तक क्यों नहीं है कि किस केस में हमें सपोर्ट करना है और किस में नहीं करना? कैबिनेट में हिस्सा ना लेना, नून लीग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। नून लीग कह रही है कि आप आएं और अपना जो आपको क्यों कंफ्यूजन नजर आ रही है? इस वक्त बिल्कुल एक क्लियर स्टैंस है पीपल्स पार्टी का कि हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन हमने उनको एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने में उनकी मदद करनी है, क्योंकि हमारे पास भी इतनी तादाद मेंबर्स की है जिसको लेके वो सिंपल मेजॉरिटी बना सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त फैसला है कि वो कैबिनेट का पार्ट नहीं बनना चाह रहे, अब ये फिर ओनरशिप का इशू हो जाएगा। जिस तरह हमने देखा PDM की हुकूमत खत्म हुई और एक दूसरे पर तनकीद शुरू हो गई, सारा बार मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया गया चूंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे। अब ये एक बार फिर उसी स्ट्रेटजी पर चलने की कोशिश की जा रही है सेफ साइड के तौर पर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है, जाहिर सी बात है, एक बड़ी जमात है, उनकी अपनी पूरी CEC है, उनका एक फैसला है, जो फैसला उन्होंने किया है वो फैसला सुना दिया है। अभी शर्मिला ने भी वो फैसला बताया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि
विद टाइम मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंट भी, चेयरमैन सेनेट भी, स्पीकर कौमी असेंबली भी, तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट में इनको आना पड़ेगा और मुल्क को सही सिमत में ले जाने में, मुल्क की मईशत को बहाल करने में, मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लाने में, मुल्क के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करने में आई एम श्योर कि जो है पीपल्स पार्टी पार्टिसिपेट करेगी किसी फेज में। ये मेरी अपनी जाती राय है। और अच्छा साहब, ज़ाहिर फेडरल में तो आप भी और पीपल्स पार्टी भी नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत साजी में, सिंध की हुकूमत ज्वाइन करने का आपका इरादा है? इसमें आप शराकतदारी चाहते हैं? It's too early to say anything. अभी कोई फैसला नहीं किया एमक्यूएम पाकिस्तान ने? नहीं, अभी कोई फैसला इस पर नहीं। और शर्मिला साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर फैसला कर लिया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को दावत देनी है, साथ लेकर चलना है, या फिर चूंकि आपके नंबर्स पूरे हैं और आपको हक भी है हुकूमत बनाने का, तो अकेले ही हुकूमत बनानी है? अभी तो सिंध के वजीर आला का फैसला नहीं हुआ, तो एमक्यूएम के साथ शराकतदारी करना ये तो बात की बात है। अभी तो बहुत सारे फैसले होने हैं, पहले वो फैसले हो जाने दें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि सिंध में हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है, वी रियली डोंट नीड अनदर पार्टी एज अ कोलिशन पार्टनर। अच्छा, तो लगता क्या आपको कि मुराद अली शाह साहब ही एक बार फिर वजीर आला होंगे या किसी और नाम पर भी गौर हो सकता है? लेकिन ये फैसला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। अच्छा, तो अभी जो CECs हुई उसमें अभी इस फैसले पर कोई बात नहीं हुई, कोई चंद डिस्कशन नहीं हुई? ठीक है, और उसमें कोई चंद एक नाम भी शामिल नहीं है कि कोई 4-5 नाम सामने आए हों कि जिनमें से कोई डिसाइड होना हो? नाम तो बहुत सारे चलते हैं ना, लेकिन ये कयास आराइयाँ होती हैं, स्पेक्यूलेशंस होती हैं, और लोग करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर आपको कुछ कहूँ तो वो एक हतमी बात हो जाएगी ना, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकती कि मैं आपको कह दूं कि जी फला नाम है या फला 3 नाम है, फला 1 नाम है या फला 2 नाम है। ये अगेन पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। सही। और सिंध का गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लेकर आना चाहती है, ये तो तय हो चुका है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोरम पर? इस पे भी अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। और अरशद वोरा साहब, अगर ये ऐसा कोई फैसला सामने आता है, कोई शर्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है कि सिंध का गवर्नर इनको लेकर आना है, तो एमक्यूएम को तो इस पर कोई फिर एतराज नहीं होगा? अरबाब, आप जो है ना बड़ी लंबी लंबी छलांगे मारते हैं, और आप जो है ना आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह कोई जो है क्योस क्रिएट हो, कोई जो है प्रोग्राम के अंदर नमक मिर्च लगे तो जो है वो लेकिन डेफिनेटली अभी ऐसा जैसी कोई बात नहीं हुई है, इसलिए देयरफॉर आई वुड आल्सो नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहबा, अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।